सिद्धार्थ का फोन व्यस्त आने पर रिया उसे देखने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ घूमी कि वहीं दरवाजे के पास छिपे बैठे गुल्लू ने पीछे से उसके ऊपर छलांग लगा दी। अचानक से पीछे से धक्का लगने की वजह से रिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो औंधे मुंह नीचे गिर पड़ी। गिरते ही उसके मुंह से चीख निकल गई, जिससे वहीं कॉरिडोर के पास खड़ा होकर अपनी माँ से बात कर रहा सिद्धार्थ उसकी ओर दौड़कर पहुंचा तो देखा कि रिया पेट के बल जमीन पर पड़ी है और गुल्लू उसके ऊपर सवार है और उसे बुरी तरह चाट रहा है। डर के मारे रिया की घिघी बधी हुई थी और वो बिना हिले हुए पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने जब ये नजारा देखा तो उसकी हंसी छूट गई और वो ठठाकर हंस पड़ा। उसको हंसता देख रिया गुस्से से लाल होकर बोली, मजाक सूझ रहा है तुम्हें? यहाँ जान पे बनी है और तुम हंस रहे हो। साथ ही साथ उसकी आंखों में एक डर भी साफ दिखाई दे रहा था। गुल्लू पीछे हटो, सिद्धार्थ गुल्लू को डांटते हुए बोला। सिद्धार्थ के एक बार ही कहने पर गुल्लू उसकी पीठ से उतरकर दूर खड़ा हो गया और रिया उठकर खड़ी हो गई। उठने के बाद रिया ने गुस्से से गुल्लू की ओर देखा, जो अपनी गोल गोल मासूम आंखों से उसकी ओर ऐसे ताक रहा था जैसे कह रहा हो, रिया जी, मैं आपका ये एहसान जीवन भर याद रखूंगा और कभी आपके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। जब रिया की नजर गुल्लू की नजर से मिली तो रिया के दिल में उसके लिए गुस्सा छोड़कर प्यार उमड़कर बाहर आने लगा। वो उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन कुछ ही देर पहले हुई घटना से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में अमन और टैक्सी ड्राइवर पेमा भी उन लोगों के पास पहुंच गए। जब पेमा ने सिद्धार्थ को खड़े होकर हंसते देखा तो उसकी आंखें भर आई और वो सोचते हुए अपने मन में बोला, शायद उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। इसी बीच अमन ने सिद्धार्थ से पेमा का परिचय कराते हुए कहा, सिद्धार्थ जी, ये पेमा है, आपका कल का टैक्सी ड्राइवर। सिद्धार्थ ने हाय हेलो करने के बजाय उसे सीधा गले से लगा लिया और भाव विभोर हो गया। उसे इस तरह भाव विभोर होता देख अमन और रिया की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी और उनसे दूर बैठा गुल्लू भी हर उस शख्स को जान से ज्यादा चाहने लगा था जिसने सिद्धार्थ की जान बचाने में मदद की थी। अमन ने एक होटल के कर्मचारी को बुलाकर सिद्धार्थ के कमरे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया और चारों अंदर कमरे में बैठ गए और फिर सिद्धार्थ ने पेमा से उस दिन की घटना के बारे में पूछते हुए कहा, भैया, आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ और आपने मेरे लिए जान की बाजी क्यों लगा दी थी? सिद्धार्थ का ये सवाल सुनते ही पेमा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, उस दिन जब आप टॉयलेट करने के लिए उतरे और नीचे की ओर जाने लगे तो मुझे लगा कि शायद किसी वजह से नीचे जा रहे हो, इसलिए मैं चुपचाप खड़े होकर आपका इंतजार करने लगा। लेकिन जब आपको समय लगा तो मुझे लगा कि एक बार जाकर देखना चाहिए और जब मैं आपको देखने के लिए नीचे की ओर गया तो देखा कि आप पेड़ से बंधे हुए हो और कई सारे आदमियों ने आपको घेर रखा है। उस वक्त का माहौल देखते ही मुझे समझ में आ गया कि आप फंस चुके हो और मैंने वहां से भागने का निर्णय लिया। लेकिन जब मैं अपनी टैक्सी में पहुंचा और स्टार्ट करके थोड़ा आगे बढ़ गया तो मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा और कहा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए और मैंने अपना देसी कट्टा निकाला जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ और आपकी ओर बढ़ गया। कहते हुए पेमा के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए थे। आप देसी कट्टा लेकर चलते हो? गजब! अमन ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अमन के ऐसे बोलने पर पेमा उसका इशारा समझ गया और वो कट्टे के बारे में सफाई देते हुए बताने लगा, वो कट्टा मैंने अपने एक दोस्त से खरीदा था जब कुछ समय पहले विदेश से यहाँ ईटानगर घूमने आए विदेशी ने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं उसे गांजा मिलने का पता नहीं बता पा रहा था। अपनी कहानी बताओ पेमा, कट्टे की छोड़ो। पेमा को सफाई देते देख अमन ने उत्सुकता के साथ पेमा से कहा, हाँ। कहते हुए पेमा कहानी पर वापस आ गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि सिद्धार्थ बाबू को वो लोग खोल रहे हैं तो मुझे लगा कि उन्हें ये महसूस होगा कि उन्होंने गलती से किसी निर्दोष को पकड़ लिया है, इसलिए वो उन्हें छोड़ रहे हैं। तो मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी हरकत देखने लगा। लेकिन जब मैंने देखा कि इनको दौड़ाकर वो पीछे से गोली मारने के फिराक में है तो मैंने उन पर गोली चला दी और फिर आगे की सारी कहानी आप सबको पता ही है। कहते हुए पेमा खामोश हो गया था। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारा निशाना इतना सटीक कैसे लगा? अमन ने पेमा से सवाल करते हुए पूछा। वो पेमा से एक एक बात बारीकी से सुनना चाहता था। मैं जिले स्तर का निशानेबाज रह चुका हूं सर, लेकिन सिस्टम और गरीबी की वजह से मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पेमा ने मायूसी के साथ जवाब दिया।
ये तुम्हारी खुद की गाड़ी है या फिर किराए पर चलाते हो? अमन ने पेमा से सवाल किया। किराए पर, पेमा ने जवाब देते हुए कहा। जब तक अमन उससे कोई सवाल करता, रिया पेमा की ओर मुखातिब होते हुए बोली, मेरी गाड़ी चलाओगे पेमा? और तुम हमारे शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिसका सारा खर्च मैं उठाऊंगी। कहते हुए रिया ने पेमा को ऑफर दे दिया था। हर किसी को अपनी जिंदगी में एक खास मौके का इंतजार होता है, और फिर जब उसके जीवन में यह खास मौका आता है तो वो बिना देरी किए हुए इस मौके को लपक लेता है। और शायद पेमा को भी इसी मौके का इंतजार था। उसने बिना देरी किए हुए तुरंत हाँ कर दी। पेमा के हाँ कहने पर रिया ने अमन से पेमा को काम समझाने को कहा। तब तक उसके फोन पर उसके दादा जगत प्रसाद माथुर का फोन बजा। रिया ने जैसे ही देखा, उसने बिना देरी किए हुए फोन उठाया। हेलो दादू, गुड मॉर्निंग। उधर से रिया ने चहकते हुए कहा, सुबह सुबह कहाँ चली गई हो, वो भी बिना बताए। उधर से जगत प्रसाद की नाराजगी भरी आवाज आई। कोई खास काम तो नहीं था, गांव से सिद्धार्थ आया है, उसे मैंने गलत डेट मैसेज कर दी थी, तो वो कल के बजाय आज आया है, तो इसलिए मैंने उसे होटल में बुला लिया। रिया ने अपने दादू से असलियत छुपाते हुए कहा, अरे भाई, उसकी वजह से ही मैं अपना जन्मदिन मना पाया हूँ। होटल में मत बिठाओ उसे, सीधा लेकर घर आओ। कहते हुए जगत प्रसाद ने फोन काट दिया। सिद्धार्थ, दादाजी ने तुम्हें घर बुलाया है, तैयार होकर पेमा के साथ घर आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। कहते हुए वो उठी और बाहर निकल आई, और उसके पीछे पीछे अमन भी निकल आया था। रिया की गाड़ी होटल से निकलकर घर की ओर बढ़ रही थी। रिया अपने मोबाइल में कुछ काम कर रही थी और अमन चुपचाप वहीं खामोशी से बैठा हुआ था। गाड़ी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी कि अमन ने वहां पसरी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अगर आप बुरा न माने तो आपका सचिव होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। बोलो। रिया ने बिना उसकी ओर देखे मोबाइल में देखते हुए कहा, मैम, मुझे पता है कि आप आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई और आप लोगों को बहुत जल्दी पहचान जाती हैं कि कौन कैसा है, लेकिन पेमा के मामले में आप थोड़ा जल्दबाजी तो नहीं कर रही? अमन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, अमन, याद है तुम्हें, तुम सिद्धार्थ के बारे में भी यही बोल रहे थे। रिया ने अमन को जवाब देते हुए कहा, मैम, जरूरी नहीं कि हर कोई सिद्धार्थ जैसा बढ़िया और साफ दिल का इंसान हो। अमन का दिल अभी भी पेमा को रखने की गवाही नहीं दे रहा था। जो इंसान किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है, वो कहां से गलत हो सकता है? अमन, तुम फिजूल का सबके ऊपर शक करना बंद करो। कहते हुए रिया ने बात खत्म की और फिर से मोबाइल देखने लगी। हम उसका एक बार पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? अमन ने गेंद रिया के पाले में उछाल दी। अमन की ये बात सुनकर रिया ने सोचा, अमन सही कह रहा है, पेमा को नौकरी पर रखना है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं। इससे पेमा के बारे में भी पता चल जाएगा और अमन का शक भी दूर हो जाएगा। नहीं तो अमन उसे मेरे साथ कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही सोचते हुए वो अमन से बोली, करा लो, लेकिन पेमा को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। रिया के हाँ कहने पर अमन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर कर आ गए और उसने एक आइडिया सोचते हुए कहा, मैम, हम एक बार अपने सारे उन कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं जो हमारे घर रोजाना आते जाते रहते हैं। इससे सबका पुलिस में रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा और पेमा को भी एहसास नहीं होगा कि हमने सिर्फ उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया है। कहते हुए अमन ने फिर से गेंद रिया के पाले में डाल दी थी। ठीक है, जो करना है करो और मुझे आज की मीटिंग्स के बारे में बताओ। कहते हुए रिया ने मुद्दे को बदलते हुए कहा। तब तक उनकी गाड़ी उनके सोसाइटी के गेट पर पहुंच चुकी थी। रिया की गाड़ी को देखकर सोसाइटी के सिक्योरिटी ने गेट को खोला और उनकी गाड़ी अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद पेमा की टैक्सी भी उसी गेट पर पहुंची जिसमें सिद्धार्थ बैठा हुआ था और सिक्योरिटी ने टैक्सी देखकर पहले तो हाथ दिया, लेकिन जब देखा कि उसमें सिद्धार्थ बैठा हुआ है तो उन्होंने तुरंत गेट खोल दी और वो टैक्सी गेट के अंदर चली गई। जलवे हैं आपके सिद्धार्थ बाबू, पेमा ने मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। रिया मैडम दिल की बहुत साफ हैं भैया, जिसको अपना मानती हैं दिल से मानती हैं। आपने मेरी जान बचाई तो आप उनकी नजरों में महान हो गए, इसलिए आपको तुरंत अपना ड्राइवर बना लिया। बस आप उनके इस भरोसे को कभी तोड़ना मत। सिद्धार्थ पेमा से मुस्कुराते हुए बोला। वो मुझ पर गर्व करेंगे सिद्धार्थ बाबू, और आप पर भी। और हाँ, आपका एक सामान रखा है पीछे, पेमा ने सिद्धार्थ से कहा। तब तक उनकी टैक्सी रिया के बंगले के सामने आ चुकी थी। पेमा ने टैक्सी को वहां बनी पार्किंग में लगाया और दोनों बंगले के अंदर चले गए और साथ में गुल्लू भी था।
सिद्धार्थ, पेमा और गुल्लू बंगले के बाहर बने गार्डन की ओर बढ़ गए, जहां जगत प्रसाद माथुर अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठे हुए थे। सिद्धार्थ को देखते ही वो खुश हो गए और गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए उन्होंने उसे बैठने को कहा और अपने पास खड़े एक नौकर को सिद्धार्थ और पेमा के लिए कुछ पीने के लिए लाने को कहा। और फिर वहां बैठे लोगों की ओर मुखातिब होते हुए बोले, ये सिद्धार्थ है। ये बहुत अच्छा जड़ी बूटी खोज करता है। इसकी वजह से ही मैं आज अपने पैरों पर चल पा रहा हूं। कहते हुए जगत प्रसाद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। ध्यान रखिएगा माथुर साहब, ये लोग पहले असली सामान देकर भरोसा बनाते हैं और फिर नकली सामान देकर लूटते हैं। वहां बैठे आदमियों में से एक ने सिद्धार्थ के साथ में पेमा को देखकर जगत प्रसाद को सावधान करते हुए कहा। उसकी इस तरह की बात ने सिद्धार्थ को थोड़ा असहज कर दिया था, लेकिन जगत प्रसाद ने मामले को संभालते हुए कहा, मुझे सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा है। आप लोगों से मैं बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उठे और बैठक की ओर चले गए और उनके पीछे पीछे सिद्धार्थ और पेमा भी चले गए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, कहते हुए सिद्धार्थ ने उन्हें एक गिफ्ट का डिब्बा थमाया, जिसे उसने पेमा के साथ एक गिफ्ट स्टोर से खरीदा था और वो पेमा की गाड़ी में छूट गया था। आज आते वक्त उसने सिद्धार्थ को ये दे दिया था। जगत प्रसाद ने जब वो डिब्बा खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर कलाई घड़ी थी, जो कि देखने में काफी कीमती लग रही थी। लेकिन जब जगत प्रसाद ने उस घड़ी का कलर और डिजाइन देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो चला था। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बीती बात याद आ गई थी। आखिर क्या था उस घड़ी के पीछे का छिपा राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।